शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। शुरुआत कर लेते हैं प्रोग्राम की। आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या रहेगी लोकसभा चुनाव की तस्वीर और कौन जीत रहा है इस बार लोकसभा चुनाव, ये सवाल है जो निकल कर सामने आया है। क्योंकि इस बार स्थिति बहुत अलग देखने को मिल रही है। अब की बार जनता मोदी सरकार से खुश नहीं है, जनता कांग्रेस के साथ भी ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह की स्थिति आज बनी हुई है चुनाव से पहले, ये स्थितियां कहीं ना कहीं पेच फंसाने वाला काम कर रही है। क्योंकि आज जनता मोदी सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है, कांग्रेस के साथ भी जाना पसंद नहीं कर रही है। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जाए कि क्या अब की बार जो नोटा का इस्तेमाल है वो काफी संख्या में लोग करेंगे। जी हाँ, नोटा का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर इसलिए किया है, नोटा की बात मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा बीते साल जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थिति बहुत अलग देखने को मिली थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्थिति ये थी कि वहां पर लोगों ने कई लाख लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया था। और आप जरा इस बात को समझिए कि नोटा का इस्तेमाल इतनी बड़ी संख्या में होना, यानी कि जनता का मोदी सरकार से नाराज होना, यानी कि जनता किसी को पसंद नहीं कर रही है, ना मोदी सरकार को, ना कांग्रेस को, ना किसी और को। और इसीलिए नोटा का इस्तेमाल किया। यानी कि यही नोटा का इस्तेमाल अब बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है। क्योंकि आज जनता मोदी सरकार से खुश नहीं है, आज युवा मोदी सरकार से खुश नहीं है, आज बेरोजगार मोदी सरकार से खुश नहीं है, आज किसान खुश नहीं है, आज व्यापारी खुश नहीं है, आज साधु संत खुश नहीं है। क्योंकि जिस तरह की स्थिति देखने को मिली है कि मोदी सरकार ने केवल और केवल धोखा किया है, रोजगार के नाम पर लोगों को ठगा, तो लोगों को कह सकते हैं कि लोगों को नहीं रोजगार दिया, ना सरकारी नौकरियां हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये सारी चीजें आज मोदी सरकार पर भारी पड़ रही हैं। आपको बता दूं, बीते साल हुआ ये था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिला कि सबसे ज्यादा बटन दबाया गया नोटा पर। और नोटा पर बटन दबाने का मतलब आप ये समझिए कि इस बार भी बड़ी संख्या में नोटा का इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि आज जनता ना बीजेपी पर भरोसा कर रही है, ना कांग्रेस पर भरोसा कर रही है। जनता का ये कहना है कि सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और काम तो किसी को नहीं करना है। यानी कि अब की बार भी अगर काफी संख्या में नोटा का इस्तेमाल होता है तो ये चीजें बीजेपी के लिए बहुत बड़ी नुकसानदेह हो सकती है। मैं लोकसभा चुनाव की ही बात कर रहा, तो ऐसे में चीजें देखने को मिल रही कि क्या ममता बनर्जी अगली पीएम होंगी, क्या देश की अगली पीएम बन सकती है ममता बनर्जी। क्योंकि ममता बनर्जी का नाम चल रहा है और ऐसे में मायावती का नाम भी चल रहा है। 2 कैंडिडेट जो है यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है, ममता या माया, इनमें से कोई बाजी मार सकता है। तो वहीं बीजेपी से नाराज चल रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने बहुत बड़ी बात कह दी है, बहुत बड़ा बयान दिया है। तृणमूल कांग्रेस की निगाहें इस वक्त दिल्ली पर है और पार्टी ने जो है यानी कि आज कोलकाता में होने वाली संयुक्त विपक्षी रैलियों को तैयार किया। तृणमूल प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, यह रैली लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए मृत्यु नाद की मुनादी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता की इस रैली में बीजेपी के असंतुष्ट सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल हुए। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अक्सर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे। सिन्हा ने कहा कि बीजेपी में तब शामिल हुए थे जब 2 सांसदों की पार्टी थी, उन्होंने हमेशा इसे मजबूत करने का काम किया है। ममता की रैली को लेकर सिन्हा का कहना है कि वह इस रैली में अपने सहयोगी यशवंत सिन्हा के साथ हिस्सा लेंगे। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दरअसल ममता बनर्जी का नाम यहाँ पर इसलिए उछला है प्रधानमंत्री पद के लिए क्योंकि ममता बनर्जी ने रैली के दौरान तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर लिया, लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर भूल गई, कांग्रेस को आमंत्रित नहीं किया। सपा बसपा ने ऐसे ही यूपी में किया, सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया आपस में, कांग्रेस को दरकिनार कर दिया। ममता बनर्जी ने विपक्ष की बहुत बड़ी रैली बुलाई, विपक्ष को एक मंच पर इकट्ठा किया, कांग्रेस को नहीं बुलाया। तो ये चीजें आप नजर आइए, ये चीजें आप समझिए कि कांग्रेस का वजूद अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नाम की डंका तो बज ही नहीं रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नाम को लेकर तो कोई बात भी नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरीके से सपा बसपा का गठबंधन और ममता बनर्जी चल रहे हैं, तो ये चीजें जो है कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि विपक्ष के गठबंधन की बात कांग्रेस ने की थी, लेकिन कांग्रेस को ही गठबंधन से अलग कर दिया गया है, कांग्रेस को ही दरकिनार कर दिया गया है। तो ऐसे में जरा आप सोचिए कि क्या स्थिति होने वाली है कांग्रेस की।
और आपको हम बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा देखने को मिल रहा है कि अगर यूपी में सपा बसपा का गठबंधन कमाल कर गया, यूपी में अगर सपा बसपा ने 80 में से, यानी लोकसभा की कुल 80 सीटें, 80 में से 50 सीटें अगर हासिल कर ली, जीत ली, तो ऐसे में मायावती हो सकती हैं कि देश की प्रधानमंत्री बन जाए। हो सकता है कि मायावती जो है वो प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि विपक्ष पार्टी उनका समर्थन कर सकती है, विपक्ष पार्टी उनका सपोर्ट कर सकती है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात तो देखिए ये भी है कि आज यूपी ही नहीं, पूरे देश की अगर हम बात करते हैं, देश भर में बीजेपी से जनता नाराज नजर आ रही है। देश भर में जनता मोदी सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। तो इसका क्या अंदाजा लगाया जाए? इसका अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि 5 साल में सरकार सिमट कर रह गई और अब जनता विश्वास नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर अब की बार बीजेपी सत्ता से गई तो आप ये लगाइए कि कई सालों के लिए सत्ता से बीजेपी दूर हो जाएगी और जनता मोदी सरकार को दोबारा नहीं लाएगी, जनता बीजेपी को दोबारा नहीं लाएगी। अगर लोकसभा चुनाव से पहले जो कुछ महीने बचे हैं, इनमें अगर सरकार ने युवाओं और बेरोजगारों के लिए कदम नहीं उठाया और राम मंदिर निर्माण के लिए कदम नहीं उठाया, तो ऐसे में वो वक्त दूर नहीं कि जब बीजेपी को लोकसभा चुनाव में इतना तगड़ा झटका लगेगा कि विपक्ष में बैठने को मजबूर होंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि विपक्ष में भी बहुत बुरी स्थिति होगी, क्योंकि अब की बार वोट बहुत कम पड़ रहे हैं बीजेपी को, अब की बार स्थितियां बहुत खराब चल रही हैं, क्योंकि आज युवाओं ने मोदी सरकार से नाता तोड़ा है, आज बेरोजगारों ने मोदी सरकार से नाता तोड़ा है, आज साधु संतों ने मोदी सरकार से नाता तोड़ा है, आज व्यापारी नाराज है, आज किसान नाराज है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा देश नाराज चल रहा है आज मोदी सरकार से। अब सवाल ये किया जा रहा है कि आखिरकार इन 4 सालों में मोदी सरकार ने ऐसा क्या काम किया और क्या ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता नाराज है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इन 4 सालों में मोदी सरकार ने क्या काम किया और किन वजहों से आज जनता मोदी सरकार से नाराज है और 4 साल में क्या लापरवाही सरकार ने बरती। दरअसल आपको बता दें कि इन 4 साल में मोदी सरकार ने बेरोजगारों का ध्यान नहीं रखा, युवाओं का ध्यान नहीं रखा, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिली। साल 2014 का एजेंडा रहा राम मंदिर पर काम नहीं हो पाया। जीएसटी आने के बाद व्यापार तो आप समझिए खत्म ही हो गया है। व्यापार में आज सन्नाटा पसरा हुआ है, आज व्यापार में चहचहाट नहीं देखने को मिली है, आज व्यापार किसी बहुत धीमी गति से चल रहा है, आज किसान परेशान है, उनकी फसल का सही मुआवजा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ये चीजें आज देखने को मिल रही हैं, ये चीजें ये जमीनी स्तर की हकीकत है, इनसे कोई भी दूर नहीं जा सकता, इनसे बीजेपी दूर नहीं जा सकती है। आज इनका जवाब चाहिए। कुछ बातें कह देने से कि सरकार ने योजनाओं के लिए काम किया है, सरकार योजनाएं लेकर आई है, लेकिन योजनाओं के अलावा सरकार ने क्या काम किया? केवल इन 5 साल में योजनाएं ही लागू की गई हैं। आखिरकार 2014 में वायदा जब किया गया था मोदी सरकार द्वारा कि सालाना 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तो आखिरकार क्यों मोदी सरकार ने बेरोजगारों का मजाक उड़ाया ऐसे कह के? क्यों उन बेरोजगारों के साथ धोखा किया? युवाओं की अगर मैं बात कर लेता हूँ, जो युवा सरकारी जो है कह सकते हैं कि पदों के लिए तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप युवा हैं या फिर आपका बच्चा अगर सरकारी पद के लिए तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, और जरा सोचिए कि सरकार अगर सरकारी पदों पर नौकरी नहीं निकालती होगी तो आपको कैसा लगता होगा या आपके बच्चे को कैसा लगता होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा होगा, अगर आपका बच्चा तैयारी कर रहा है तो आपके बच्चे को कैसे लग रहा होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकारी नौकरी की अगर मैं बात करता हूँ, इतनी आसानी से सरकारी नौकरी नहीं लगती। और उन जरा युवाओं से जाकर पूछिए जो युवा गवर्नमेंट जॉब के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। उन युवाओं के पास अगर आप जाएंगे तो उनके पास देखेंगे कि उनके पास काफ़ी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, वो 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, वो हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं, लाखों लाखों रुपए वो अपनी पढ़ाइयों के पीछे खर्चे कर देते हैं। उनके माँ बाप जो बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, जो उनका भी एक सपना रहता है कि उनका बच्चा, उनका बेटा या बेटी जो है मेहनत से पढ़ लिख जाएगी या पढ़ लिख जाएंगे तो एक सरकारी जॉब उन्हें मिल जाएगी, अच्छी नौकरी उन्हें मिल जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता कि सरकार तो उनके बच्चों के सपनों को पूरा नहीं करना चाहती। उन्हें क्या पता कि सरकार तो युवाओं को एक अलग किनारे पर लेकर चल रही है। स्थिति की आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि बीते कुछ समय पहले देखने को मिला था कि कुछ समय पहले एक दिल्ली पुलिस में कुछ पदों पर वैकेंसीज निकली थी, बढ़ई
ड्राइवर, माली, नौकर इनके लिए निकली थी, जिन पर एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक जैसे जो बच्चे हैं जिनके पास डिग्रियां हैं उन्होंने अप्लाई किया था। जरा आप सोचिए कि अगर आपका बच्चा जिसने एमबीए की डिग्री कर रखी, जो स्कूल से लेके कॉलेज से लेके मेहनत करते करते आगे बढ़ता हुआ है और एमबीए की डिग्री उसके पास है, और जरा सोचिए अगर आपके बच्चे को, उसी बच्चे को आज ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ेगी तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी। जरा सोचिए उस बच्चे के दिल पर क्या गुजरेगी जो जिस बच्चे ने अपनी पूरी रात जो है वो कह सकते हैं कि उसने अपनी पूरी रात की परवाह नहीं की, वो रात भर पढ़ाई करता रहा, दिन भर पढ़ाई करता रहा। जरा सोचिए उन मासूमों का क्या होगा। तो आज ये स्थितियां, आज आपको हकीकत हम बता रहे हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा रोजगार खत्म कर दिए जो, तो आप कैसे जो है मोदी सरकार के साथ जाएंगे, कैसे आप जो है मोदी सरकार के साथ जाएंगे, क्योंकि सरकार ने तो आपके साथ धोखा किया, सरकार ने आपको रोजगार नहीं दिया। और लोकसभा चुनाव से पहले अगर युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए सरकार कदम नहीं उठाती है तो बहुत जल्दी मोदी सरकार से युवा और बेरोजगार नाता तोड़ लेंगे। और राम मंदिर का निर्माण आज देखने को मिला है कि आज साधु संत रोते हैं, कहते हैं कि उनके राम लला जो है एक तट त्रिपाल के नीचे रह रहे हैं, लेकिन उनको एक मंदिर नहीं मिल पाया। तो ये हकीकत है, ये चीजें जो निकल कर सामने आई हैं। तो ऐसे में ये सब चीजें अब की बार मोदी सरकार पर नुकसान पहुंचा रही हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले अगर रोजगार नहीं देती है सरकार, सरकारी पदों पर फॉर्म नहीं निकाले जाते हैं, राम मंदिर निर्माण नहीं होता है, व्यापारियों के लिए कदम नहीं उठाता है, तो ये चीजें मोदी सरकार पर भारी पड़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है इन दिनों वो है बेरोजगारी, सरकारी नौकरी और राम मंदिर। इन 3 मुद्दे पर अगर सरकार कदम उठाती है, काम करती है बेहतर तरीके से, तो अच्छा रिस्पॉन्स सरकार को मिल सकता है। नहीं तो अब की बार मोदी सरकार को हारने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि स्थिति बहुत आज अलग है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।